हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुतार। बच्चों क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जो स्टूडेंट्स इससे पहले वाला लेक्चर मेरा नहीं देख पाए प्लीज़ उस लेक्चर को भी एक बार ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का जो यूनिट था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब उसमें हमने बात की थी चार्ज की, और चार्ज को हमने किस पे अज्यूम किया था बच्चों, वहाँ पे रेस्ट पे अज्यूम किया था, ठीक है। लेकिन अब हमारा जो चार्ज है बच्चों वो मूविंग कंडीशन में है, ठीक है। और जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो बच्चों सबसे पहला डेफिनेशन आता है इस चैप्टर के अंदर कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट बच्चों हम लोग कह सकते हैं इट इज़ ए सिंपल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक करंट इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप ये भी कह सकते हो कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो आप ये कह सकते हो कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग सिंपल इसको डिनोट किससे करें, आई को करंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, या तो कैपिटल आई से या फिर स्मॉल आई से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देना चाहें तो आप ये कह सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों किसी भी वायर में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। की कितनी रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अगर मेरा चार्ज के फ्लो होने की रेट अगर ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे करंट ज़्यादा है, और चार्ज के फ्लो होने की रेट अगर कम है तो हम लोग बोलेंगे इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट कम है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका फॉर्मूला देना चाहें बच्चों तो हम लोग ये कह सकते हैं आई इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि डी क्यू अपॉन डी टी। तो बच्चों क्यू हो गया यहाँ पे चार्ज और टी हो गया स्मॉल टाइम, डी टी हो गया स्मॉल टाइम डी टी। यानी कि डी टी टाइम में अगर किसी भी सर्किट में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी बच्चों, आई इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। और बच्चों ये जो फॉर्मूला होता है करंट का, ये यहाँ पे मुझे मिलता है इंस्टेंटेनियस करंट, यानी कि आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ देखिए, अगर सर्किट में चार्ज कितना है, अगर आपको करंट गिवन है, आप चार्ज को फाइंड आउट करें तो क्या मैं इस क्यू को ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। अगर आपने Q को डिफ्रेंशिएट किया तो आपको क्या मिल गया, I। तो अगर मैं I को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, Q, है ना। अच्छा बच्चों ध्यान रखना, जब भी फिजिक्स में क्वांटिटी मल्टीप्लाई में होती है, यानी कि जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं हमेशा एरिया। हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं। और जब भी क्वांटिटी डिवीजन की फॉर्म में होती है तो हम लोग हमेशा क्या फाइंड आउट करते हैं, स्लोप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चों यहाँ से हम लोग एरिया अंडर आई टी ग्राफ, बच्चों अगर आपको करंट और टाइम के बीच में ग्राफ गिवन है, ठीक है, तो अगर उस ग्राफ का हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लें, एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, वहाँ से क्यू की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी वैल्यू आपको लर्न करनी है। अच्छा, तीसरी बात, अगर हम लोग मान लेते हैं इफ़ क्यू चार्ज फ्लोज इन वायर इन टाइम टी, मान लेते हैं हम लोग टी टाइम में वायर में कितना चार्ज फ्लो हुआ बच्चों, क्यू। तो उस केस में हम लोग बात करते हैं हमेशा एक एवरेज वैल्यू की, और एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ पे क्यू अपॉन टी। अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और अगर टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा आपको गिवन है तो आप हमेशा कौन सी वैल्यू लेते हो बच्चों, यहाँ पे एवरेज वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो, ठीक है। तो ये बेसिक हमने सीखा इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। अब हम लोग बात करते हैं इसके यूनिट की बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटी आपने 11th क्लास में सीखा था। इसकी जो यूनिट होती है बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं एम्पियर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल ए से। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब आपने पढ़ा था कि क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, स्केलर और वेक्टर।
जिन क्वांटिटीज़ के पास में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी, उन्हें हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान रखें कि जब भी हम लोग किसी वायर में, मैं बोलता हूँ किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, तो बच्चों आप देखिए जब आप करंट को डिनोट करते हो तो आप डायरेक्शन भी देते हो, आप मैग्नीट्यूड भी दे रहे हो 5 एम्पियर, तो इसके अकॉर्डिंग करंट कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए? करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसके पास में मैग्नीट्यूड भी, इसके पास में डायरेक्शन भी है। लेकिन फिर भी हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी वाई। तो बच्चों होता क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो कभी वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट कभी भी वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। आपने पढ़ा होगा वेक्टर लॉ, वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर सबट्रैक्शन लॉ, इन लॉज को इलेक्ट्रिक करंट कभी फॉलो नहीं करता। इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों? ये स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, कई क्वांटिटीज ऐसी है जिनके पास में मैग्नीट्यूड भी है, जिनके पास में डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी वो कैसी क्वांटिटी होती है? फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिकॉज इट डज नॉट, बिकॉज हम लोग कह सकते हैं इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। ओके, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी होती है? ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक बात की बच्चों इलेक्ट्रिक करंट की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बच्चों, एसेंशियल कंडीशंस फॉर फ्लो ऑफ करंट। किसी भी वायर में करंट फ्लो होने की नेसेसरी कंडीशंस क्या है? ऐसा क्या होना चाहिए उस वायर के पास में ताकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, उसमें से करंट फ्लो करें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेसेसरी कंडीशन टू फ्लो ऑफ करंट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, आपने सुना होगा कोई भी जो चार्ज होता है वो हमेशा मूव करता है, या करंट मूव करता है हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो बच्चों सबसे पहली बात, तो अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होना है तो सबसे पहला कंसेप्ट उसके पास में क्या होना चाहिए? उस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। बच्चों ध्यान रखें, वायर में क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। मतलब वायर का एक एंड हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए और दूसरा एंड लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो उस वायर में ऑलवेज करंट फ्लो होता है बच्चों हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कहाँ फ्लो होता है बच्चों? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो मेरे पास में बच्चों एक वायर है, ठीक है, इस वायर को मैंने यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का ये वाला जो टर्मिनल है इसको हमने पॉजिटिव बोल दिया और इसको नेगेटिव बोल दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब ये वाला जो पार्ट हो गया, ये किस पे हो गया बच्चों? हायर पोटेंशियल पे, और नेगेटिव मतलब ये वाला किस पे हो गया? लोअर पोटेंशियल पे। अब जो करंट फ्लो होगा बच्चों इस वायर में, वो फ्लो होगा हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट का फ्लो होगा बच्चों हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, करंट की डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव से करंट स्टार्ट होता है और सर्किट में घूम के नेगेटिव से वापस एंटर होता है। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा फ्लो होता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। बच्चों इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ जाता है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कैसी होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ फ्लो होता है? बैटरी के माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर फ्लो होता है। आया यहाँ तक समझ में? तो ये अपने पास में सबसे पहली कंडीशन क्या होना चाहिए बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। सेकंड, अब सेकंड बच्चों यहाँ पे अगर हमने वायर में पोटेंशियल डिफरेंस तो अप्लाई कर दिया, ठीक है, लेकिन अगर उस वायर में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं हुए या उस वायर में अगर चार्ज ही नहीं हुए तो करंट कहाँ से फ्लो होगा? आ रहा है समझ में? जैसे हम लोग बात करें इंसुलेटर की, अब इंसुलेटर को अगर आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, किसी प्लास्टिक वायर को अगर आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो क्या उसमें करंट फ्लो होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं। तो दूसरी नेसेसरी कंडीशन ये होनी चाहिए यहाँ पे कि चार्ज कैरियर्स भी वायर में होने चाहिए। ठीक है, किसी भी वाटर के पाइप में, पानी के पाइप में पानी कब फ्लो करेगा बच्चों? पानी एक कंडीशन में फ्लो करेगा। पहला बात तो वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। प्रेशर डिफरेंस का मतलब समझ गए, एक हायर प्रेशर पे होना चाहिए, एक दूसरा एंड लोअर प्रेशर पे होना चाहिए। तो वाटर कहाँ फ्लो करेगा? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। दूसरी कंडीशन उस
पाइप के अंदर पानी भी तो होना चाहिए। अगर पाइप के अंदर पानी ही नहीं है तो आप कितना भी हायर प्रेशर लोअर प्रेशर अप्लाई कर दो, पानी ही नहीं है तो फ्लो क्या करेगा उसमें। मतलब सेम कंडीशन है यहाँ पे कि अगर किसी कंडक्टर में, अगर किसी वायर में चार्ज ही नहीं है तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा। तो दो कंडीशन बहुत नेसेसरी है, पहला पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और दूसरा चार्ज कैरियर्स भी होने चाहिए। तो दूसरी नेसेसरी कंडीशन बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि वायर के अंदर क्या होने चाहिए, यहाँ पे किसी भी वायर के अंदर चार्ज कैरियर्स होने चाहिए। ठीक है। अच्छा बच्चों अब ध्यान रखें यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें फॉर कंडक्टर्स, अगर हम लोग कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स होते हैं बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कौन कैरी करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं। ठीक है। अगर आपसे बोलें फॉर सेमीकंडक्टर्स, बच्चों इसी क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे आगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। ठीक है। मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, कंडक्टर, इंसुलेटर और तीसरे होते हैं सेमीकंडक्टर, जो कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं कंडक्टर की तरह और कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं इंडक्टर की तरह। ठीक है। तो उन्हें हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। बच्चों सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स फ्लो होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा क्या होता है बच्चों, होल्स होते हैं। बच्चों इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और होल्स होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जब भी एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट होती है बच्चों, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं एक होल बनता है। ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे पूरा शानदार तरीके से पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर्स में। ओके। और तीसरा आपको ध्यान रखना है बच्चों, अगर हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मेरे पास में कोई सॉल्यूशन है तो बच्चों सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कौन कैरी करता है बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। बच्चों सॉल्यूशन में हम लोग कभी भी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते हैं, सॉल्यूशन में हम लोग हमेशा बात करते हैं आयंस की। तो वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं, उनकी वजह से उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है या फिर आप कह सकते हो करंट फ्लो करता है। ठीक है। इतना याद रहेगा। बेसिक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको गिवन है बच्चों यहाँ पे कि हमारे पास में एक आप एटम मान लीजिए और ये मान लेते हैं हम लोग उस एटम की कोई भी एक आपके सेल मान सकते हैं। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बच्चों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है बच्चों वो आपको गिवन है 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी भी एक पॉइंट पे, मतलब इस सेल में नेट करंट की वैल्यू किसी भी एक पॉइंट पे नेट करंट कितना ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके। देखिए बच्चों यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू भी पता है, I = फॉर्मूला हमने पढ़ा I = Q/T। बच्चों यहाँ पे फ्लो कौन कर रहा है, यहाँ फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम/T। बच्चों यहाँ पे T हम लोग लेने वाले हैं कंप्लीट टाइम पीरियड। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी साइकिल के अंदर रिवॉल्व करता है, किसी सर्किल के अंदर रिवॉल्व करता है, तो हम लोग बात करते हैं हमेशा एक कंप्लीट, किसकी बात करते हैं, कंप्लीट टाइम की। ठीक है। और उसे हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन, 2πr। ओके। और इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो गई बच्चों, v। तो टाइम का फॉर्मूला हो गया बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, कंप्लीट 2πr और उसकी स्पीड कितनी है, v। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू v की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों क्वेश्चन में आपको, 2 × 10⁻6 अपॉन 2 × 3.14 इंटू r की वैल्यू कितनी गिवन है हमें बच्चों, 10 सेंटीमीटर। इसको हमने कन्वर्ट किया बच्चों की इसमें मीटर में। ओके। अच्छा बच्चों यहाँ से देखिए 1.6 और ये 3.14, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग कितना अज्यूम कर सकते हैं इसको, 3.2 अज्यूम कर सकते हैं। तो यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे ये कितने टाइम्स गया, ये कट हो गया 2 टाइम्स और बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ मुझे मिल गया 1/2 × 10⁻⁻19 प्लस 8, -19 + 8 बच्चों कितना हो गया, ये हो गया 10⁻11 और फाइनल हम लोग इसको लिख सकते हैं बच्चों 0.5 × 10⁻11 और हम लोग कह सकते हैं 5 × 10⁻12 एम्पियर। मतलब यहाँ पे नेट करंट कितना फ्लो होगा बच्चों इस आप कह सकते हैं इस सेल में 5 × 10⁻12 एम्पियर।
ओके तो एक पहला फॉर्मूला आपको ये भी लर्न करना है कि जब भी आप किसी एटम की बात करते हो उस केस में आपको करंट का फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, QV/2πr, और Q की जगह आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे EV/2πr। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको ये गिवन है, इफ चार्ज फ्लोइंग इन अ वायर is given by Q equal to 2t square plus 4t plus 1 कूलम। चार्ज आपको कितना गिवन है बच्चों, 2t square plus 4t plus 1 कूलम। देन फाइंड इलेक्ट्रिक करंट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। बच्चों 1 सेकेंड पे, पर्टिकुलर 1 सेकेंड पे नेट कितना करंट फ्लो हुआ इस वायर में, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिए आपको वर्ड गिवन है एट, तो जब भी क्वेश्चन में आता है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे I इक्वल टू dq/dt इक्वल टू, बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करें, इस Q की वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करें 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। ओके, चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। 2 एज इट इज बाहर आ गया, t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ 2t की पावर 2 माइनस 1, यानी कि ये मुझे मिल गया यहाँ पे 2t प्लस 4 एज इट इज हो गया बच्चों। t का t के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1, तो ये मुझे मिल गया 1 प्लस 1 कॉन्स्टेंट का कितना हो गया 0 हो गया। ओके, तो यहाँ से मुझे मिल गया बच्चों 4t प्लस 4। ओके, अब मुझे बोल रहा है करंट फाइंड आउट करना है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड में, यानी कि ये जो मेरी आई की इक्वेशन आई है, यहाँ पे t इक्वल टू हम कितना पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे 4 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों 8 एम्पियर, यानी 1 सेकेंड पे करंट कितना फ्लो हुआ इस वायर में 8 एम्पियर। ओके, यहाँ तक आया समझ में। चलिए बच्चों इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे फटाफट। बच्चों ये क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ पे आपको ग्राफ गिवन है। ठीक है, और ग्राफ हमें गिवन है, इस एक्सिस पे हमने लिया करंट जो कि हमें गिवन है मिली एम्पियर में, और इस एक्सिस पे हमने लिया टाइम जो कि हमें गिवन है सेकंड्स में। ओके, हमें ग्राफ में कुछ वैल्यूज गिवन है बच्चों, हमें ग्राफ गिवन है आई का कुछ इस टाइप में, और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे करंट कितना है बच्चों 5 मिली एम्पियर, और t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे करंट आपको गिवन है बच्चों सर्किट में 10 मिली एम्पियर। ओके, आपसे बोल रहा है कि कैलकुलेट्स टोटल चार्ज Q इन टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 2 सेकेंड्स के बीच में इस किसी भी वायर में नेट कितना चार्ज फ्लो हुआ ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखिए आपको ग्राफ किसके बीच में गिवन है, ग्राफ आपको गिवन है I और t के बीच में। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था बच्चों Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ये फॉर्मूला मुझे पता है, और मैंने आपको बताया था कि आई टी ग्राफ का अगर हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा नेट कितना चार्ज फ्लो हुआ। देखिए बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे फाइंड आउट करना है, ओनली यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 2 सेकेंड्स तक। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है बच्चों, इस ग्राफ का हमें एरिया अंडर दी कर्व फाइंड आउट करना है, मतलब इसके नीचे नीचे तक का टोटल एरिया कितना है बच्चों, ये मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो यानी कि ये वाला एरिया मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और अगर हम लोग ये एरिया फाइंड आउट कर लें तो हमें यहाँ पे नेट कितना चार्ज फ्लो हुआ 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए बच्चों चेक करते हैं जल्दी से। तो अगर मुझे यहाँ पे नेट चार्ज फाइंड आउट करना है तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ, अच्छा बच्चों इसको हम लोग ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, एरिया ऑफ हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे ट्रेपेजियम का। अच्छा बच्चों ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है यहाँ पे बच्चों हो गया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स, मतलब जो बेस होता है उसको हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे 2 पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बच्चों देखिए ये और ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया बच्चों 10, तो सम कितना हो गया इनका 5 + 10 इंटू बेस, बेस यानी सेपरेशन बिटवीन 2 साइड्स, पैरेलल साइड्स, कितना हो गया बच्चों 2 और 1 सेकंड के बीच का सेपरेशन कितना हो गया 1, तो ये मिल गया मुझे 1। इसको सॉल्व करें बच्चों, ये आ गया 15/2 = 7.5 कूलम।
ओके अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान दें कि ये जो आई हमें गिवन है ये किस में गिवन है, मिली एम्पियर में। मतलब यहाँ पे अपना जो चार्ज आने वाला है बच्चों वो किस में आने वाला है, मिली कूलम में। तो यानी ये मुझे मिलेगा यहाँ पे 7.5 मिली कूलम। ओके बच्चों क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें एक सिलेंड्रिकल वायर गिवन है। ओके और इस वायर की जो रेडियस है वो आपको गिवन है बच्चों आर। ठीक है अच्छा इस वायर में जो करंट डेंसिटी है बच्चों वो आपको गिवन है J इक्वल टू J नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन आर, इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ओके और x हो गया बच्चों यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस। ठीक है तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस पूरे सिलेंडर में से नेट कितना करंट पास हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिए हम लोग फॉर्मूला, अब मेरा जो J है बच्चों वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल है वो x पे डिपेंड कर रहा है इस तरीके से। ठीक है अगर मेरा x इंक्रीज हो रहा है तो J की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अगर मेरा x डिक्रीज हो रहा है तो J की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला फाइंड आउट करने वाले हैं नेट करंट का I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J इंटू डी एस। ठीक है J इंटू डी एस, और डी एस हो गया यहाँ पे स्मॉल एरिया से कितना करंट पास हो रहा है। ठीक है तो बच्चों यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट अज्यूम करते हैं बच्चों। यहाँ पे हमने एक छोटा सा पार्ट अज्यूम किया, एक छोटा सा एरिया अज्यूम किया इस टाइप से। ठीक है और सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो आपने कितनी अज्यूम कर ली बच्चों x, और इसकी जो विड्थ है वो आपने कितनी अज्यूम कर ली यहाँ पे dx। समझ पा रहे हैं, मतलब ये जो मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चों ये कुछ इस टाइप से है, इसकी कंप्लीट रेडियस कितनी है यहाँ पे r है। ठीक है अब मैंने यहाँ से सेंटर से स्मॉल x डिस्टेंस पे बच्चों एक छोटा सा पार्ट अज्यूम किया जो कि मुझे रिंग की फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी अज्यूम कर ली x, और इसकी जो विड्थ है बच्चों ये आपने कितनी अज्यूम कर ली, इसको आपने अज्यूम कर लिया dx। तो इस स्मॉल एरिया से कितना करंट बाहर निकल रहा है ये हम लोग फाइंड आउट कर लें, फिर इस कंप्लीट एरिया से कितना करंट बाहर निकल रहा है इसको फाइंड आउट करने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दें। ठीक है तो बच्चों सबसे पहले मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, ये जो स्ट्रिप है इसको मैं सीधा कर दूं, ये जो स्ट्रिप है इसको पकड़ के हम लोग सीधा कर सकते हैं। ठीक है अब इसकी जो लेंथ है बच्चों वो कितनी हो गई, सरकमफेरेंस 2 पाई r, और r की जगह इसकी रेडियस कितनी है x है, तो इसकी लेंथ मुझे मिल गई यहाँ पे 2 पाई x, और इसकी जो विड्थ है ये मुझे कितनी मिल गई बच्चों dx। तो एरिया हम लोग सिंपल बोल सकते हैं इसका लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि स्मॉल एरिया हो गया बच्चों मेरा 2 पाई x इंटू dx। तो यानी कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसमें हमने एक छोटा सा पार्ट अज्यूम कर लिया 2 पाई x dx एरिया का। तो अब इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है बच्चों, I इक्वल टू J की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, J नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर इंटू स्मॉल एरिया कितना हो गया 2 पाई x इंटू डी एक्स। ठीक है अब बच्चों देखिए यहाँ पे जो अपना वेरिएबल है वो क्या है x है, और x बच्चों यहाँ से 0 से लेके मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है r तक, 0 से लेके r तक। तो लिमिट्स हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे 0 टू r। ओके तो I इक्वल टू बच्चों यहाँ देखिए 2 पाई z नॉट, 2 पाई j नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x को हम लोग मल्टीप्लाई करें x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन r इंटू कितना हो गया ये dx। लिमिट्स हो गई बच्चों 0 से लेके कैपिटल r तक। ठीक है तो I इक्वल टू मुझे मिल गया यहाँ पे 2 पाई j नॉट x इंटू डी एक्स, इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इट विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 इंटू आर बच्चों एज इट इज हो गया 0 से लेके कैपिटल r तक। ओके तो I इक्वल टू ये मुझे मिल गया 2 पाई जे नॉट, लिमिट्स पुट करें बच्चों हम लोग, अपर लिमिट आर स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट बच्चों आर पुट करेंगे, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 6। तो फाइनली मुझे यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों 2 पाई जे नॉट, एलसीएम यहाँ पे कितना आ गया, एलसीएम आ गया मेरा 6, ये मुझे मिल गया 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि 2r स्क्वायर बाई 6 एंड इट विल बी इक्वल टू 1 बाय 3। ये बच्चों मिलेगा मेरे को 2 बाय 6, यानी कि ये मुझे मिलेगा फाइनल आंसर 1 बाय 3 पाई जे नॉट इंटू आर स्क्वायर। आइए बच्चों नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर आप कह सकते हो जिसे ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर हम लोग कह सकते हैं जिसे ड्रिफ्ट स्पीड। ओके
अच्छा बच्चों, ड्रिफ्ट का मतलब होता है टू फ्लो, मतलब एकदम से जब चीज़ें फ्लो करती है उसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट होना। ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सपोज करो मेरे पास में एक वायर है, ठीक है, और अभी हमने इस वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, आपके पास में कोई वायर पड़ा है, रोड के ऊपर कोई वायर पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने उस वायर को उठा लिया, क्या आपको करंट फील होता है? नहीं। क्यों नहीं फील होता? क्या उस वायर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? कंडक्टिंग वायर है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें, तो फिर भी आपको करंट फ्लो क्यों नहीं होता है? क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते? इलेक्ट्रॉन्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स मूव भी करते हैं बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन्स मूव भी करते हैं। और आप कहते हो कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो करंट फ्लो होता है, तो उस टाइम में फिर आपको करंट फील क्यों नहीं होता? क्वेश्चन समझे? आपको वायर गिवन है, आपने एक वायर उठा लिया, ठीक है, आप रोड पे जा रहे हैं, आपने वायर उठा लिया, और वायर को जब उठाते हैं तो आपको करंट फील नहीं होता है। क्यों? तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, क्योंकि वो कंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव भी कर रहे हैं ड्यू टू कॉलिजन, रिपेल भी कर रहे हैं, फिर भी करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों उसका आंसर ये है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट फ्लो नहीं करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से करंट फ्लो नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन के एक फिक्स मैनर में मूव करने से हमेशा करंट फ्लो होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे या फिक्स मैनर में मूव नहीं करेंगे, तब तक करंट की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वायर में, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं बच्चों। ये जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ऑल रैंडमली मूव करेंगे, सारे रैंडमली मूव करेंगे, मतलब ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव करेंगे, ठीक है। और हम लोग ये मान लेते हैं कि इनकी जो इसके अंदर वायर्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? n इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं तो इनकी जो एवरेज स्पीड होती है बच्चों, वो कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, दोनों ने एक दूसरे की स्पीड को कैंसिल आउट कर दिया, नेट स्पीड कितनी हो गई? 0। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, उनकी एवरेज इनिशियल स्पीड हमेशा कितनी होती है? 0 होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन फिक्स मैनर में मूव नहीं करते, इसलिए वायर में करंट की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग माज्यूम कर लें कि मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन से, इनकी स्पीड है u1, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है बच्चों? u2, तीसरे इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है बच्चों? u3 डॉट डॉट डॉट, nth इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है बच्चों? un अपॉन n से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे एवरेज इनिशियल स्पीड, और ये वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है बच्चों? यहाँ पे 0 होती है, ठीक है। तो ये कहानी हमने पढ़ी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने कब पढ़ा बच्चों? इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अभी तक आपने यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा बच्चों, अगर हम लोग इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ है वो कैसा होगा? इस केस में जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो कैसा होगा बच्चों? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है उसे हम लोग बोलते हैं जिगजैग पाथ। जिगजैग पाथ, रैंडमली जो पाथ होता है उसे हम लोग बोलते हैं जिगजैग पाथ। तो पहले दूसरी बात आपको ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे कि u हमेशा कितना होता है? 0 होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो बच्चों कैसा होता है? जिगजैग पाथ होता है। अच्छा बच्चों, अब ये भी कह सकते हैं कि इस केस में इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ध्यान रखना बच्चों कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो ऑलवेज कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो जब भी इससे कॉलाइड करेगा तो एकदम सीधा आके कॉलाइड करेगा, मतलब इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल एवरेज स्पीड हमेशा कितनी होती है? 0 होती है, और इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो बच्चों कैसा होता है? वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे ये जो कंडक्टर है इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस मैंने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया बच्चों। यहाँ ध्यान दें, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक सेल को कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब हम लोग बात करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, जैसे हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी पावरफुल है, तो जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव की ओर क्या होने लग जाएंगे? अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बैटरी का पॉजिटिव क्या करेगा? उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं
कि जैसे ही मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की, मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की। और इसका मतलब ये वाला जो एंड है बच्चों ये कैसा हो गया पॉजिटिव, और ये वाला जो एंड है ये वाला कैसा हो गया बच्चों नेगेटिव एंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बच्चों वो हो गई पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, इसलिए फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स को अपने अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लग जाएगी, फोर्स अप्लाई करने लग जाएगी, और इलेक्ट्रॉन एक फिक्स मैनर में एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन एक फिक्स मैनर में मूव करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप कहेंगे यहाँ पे कि जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट की, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रॉन में इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे जब आपने इस बैटरी को कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज स्पीड है बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि जब भी आप किसी वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स डायरेक्शन में एक फिक्स वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं, और वो जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आ गया समझ में? तो अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी फाइनल एवरेज स्पीड कितनी है, ये अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो बैटरी है इसका जो पोटेंशियल है वो आपने कितना अज्यूम कर लिया V, यानी कि दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों V है। ओके, लेट अब हम लोग कुछ अज्यूम कर लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये जो आपने वायर अज्यूम किया बच्चों इसकी लेंथ आपने कितनी अज्यूम कर ली, स्मॉल l। तो इस कंडक्टर की लेंथ हमने कितनी ले ली यहाँ पे बच्चों, स्मॉल l। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो हमने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, यहाँ पे a अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जो इलेक्ट्रॉन है इनकी फाइनल एवरेज स्पीड कितनी है। तो देखिए बच्चों, लेट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं लेट फाइनल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों यहाँ पे हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स अज्यूम किए हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास में n है। तो पहले इलेक्ट्रॉन की फाइनल स्पीड हमने कितनी अज्यूम कर ली बच्चों, v1 वेक्टर। दूसरे की कितनी अज्यूम कर ली, v2 वेक्टर। तीसरे की अज्यूम कितनी कर ली, v3 वेक्टर। nवे की कितनी अज्यूम कर ली बच्चों यहाँ पे, vn वेक्टर। ओके, चलिए अब बच्चों यहाँ पे मुझे फॉर्मूला पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान रखिए बच्चों यहाँ पे न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन फाइनल स्पीड आप फाइंड आउट कर सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल स्पीड। तो v1 इक्वल टू बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, u1 प्लस ए इंटू टी वन। ओके, एंड v2 बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, v2 मुझे मिल जाएगा u2 प्लस ए इंटू टी टू। बच्चों यहाँ पे ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे वी एन वैक्टर फाइंड आउट करना है तो वी एन मुझे मिल जाएगा यू एन वैक्टर प्लस ए इंटू टी एन वैक्टर। ये हमने लिखा न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन से फाइनल स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चों पहले यहाँ पे हम लोग एक ही वैल्यू को फाइंड आउट करें। देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने कहा कि जो माइनस चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करती है, और फोर्स की जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन होती है, और उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि अगर किसी भी चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो फील्ड उसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई करती है, Q इंटू ई। तो यानी कि यहाँ पे F का एक दूसरा फॉर्मूला बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है। तो F इक्वल टू एम ए इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है बच्चों, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितना अज्यूम कर लिया, कैपिटल E। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, E अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्मॉल m। अब बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सबके लिए इक्वल अप्लाई किया है। मास कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन जो होगा बच्चों वो सबके लिए सेम होगा और कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से v फाइनल निकालें बच्चों, v एवरेज स्पीड निकालें सबके फाइनली, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे ही बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वैल्यू पुट करें हम लोग यहाँ पे v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर
प्लस V3 वेक्टर डॉट 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 Vn वेक्टर अपॉन हम लोग कितना पुट करने वाले हैं यहाँ पे n। ओके, चलिए बच्चों यहाँ से वैल्यू पुट करें फटाफट। V1 वेक्टर इक्वल टू U1 वेक्टर प्लस A इंटू T1, V2 इक्वल टू U2 प्लस A इंटू T2, सिमिलरली Vn इक्वल टू UN प्लस A इंटू Tn वेक्टर अपॉन किससे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग n से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ देखिए, क्या मैं इन सबको पहले लिख दूँ, U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 UN अपॉन n, क्या मैं इनको पहले लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस देखिए बच्चों AT1 AT2 ATn अपॉन n, तो A हम लोग कॉमन लें, A को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया और इसको मैंने लिख दिया T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn अपॉन आपने क्या लिख दिया यहाँ पे n। अच्छा बच्चों आपने ये कहा था कि इनिशियल जो एवरेज स्पीड होती है वो ऑलवेज कितनी होती है, 0 होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल एवरेज स्पीड कितनी होगी बच्चों, ये वाली पूरी टर्म कितनी हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। तो V एवरेज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, V एवरेज इक्वल टू A की वैल्यू हम लोग पुट करें यहाँ पे E अपॉन m, और बच्चों ये जो एवरेज टाइम होता है इसे हम लोग बोलते हैं टॉ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टॉ, और इसे हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे जो टॉ होता है इसे हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, इन्हें हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो बच्चों टॉ का फॉर्मूला होता है एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn अपॉन n का एवरेज। ओके, तो फाइनल मुझे फॉर्मूला मिल गया बच्चों V एवरेज इक्वल टू E टॉ बाय m, E टॉ बाय m, और इसी V एवरेज को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे मिल गया E टॉ बाय m। तो ये रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, आया यहाँ तक समझ में। तो बच्चों ये डेरिवेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, उसको हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, ये हमने रिलेशन किस में फाइंड आउट किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा अगर मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू E इंटू डी। बच्चों रिलेशन क्या होता है हमारे पास में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, रिलेशन होता है बच्चों V इक्वल टू E इंटू डी, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस या टू एंड्स। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E और सेपरेशन कितना है बच्चों वायर की लेंथ के इक्वल, यानी कि आप यहाँ पे V इक्वल टू कितना पुट कर सकते हैं E इंटू एल। तो अगर यहाँ से हम लोग E की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो दूसरा फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा VD इक्वल टू EV टॉ बाय ML। तो ये फॉर्मूला मुझे मिल गया बच्चों रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस V के बीच में। तो बच्चों ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ओके, चलो ये तो हमने बात की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब बात करते हैं हम लोग ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका नेट पाथ कौन सा है। अभी हमने बोला कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ होता है बच्चों वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का पाथ होता है स्ट्रेट पाथ। बट अगर हमने फील्ड को अप्लाई कर दिया अब इलेक्ट्रॉन का नेट पाथ कितना होगा बच्चों, ध्यान रखना अगर आपने इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड इलेक्ट्रॉन का पाथ फाइंड आउट करना है तो इस केस में इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो कर्व पाथ होगा। बच्चों इलेक्ट्रॉन कर्व की फॉर्म में मूव करेंगे इस तरीके से। क्यों करेंगे, देखिए सपोज करो मेरे पास में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फोर्स अप्लाई कर रही है बच्चों इसको इस तरफ। अगर सपोज करो इसके नीचे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये इसको इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे खींच रही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको ऊपर भेज रहा है। तो इन दोनों वेक्टर्स का जब हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे बच्चों तो रिजल्टेंट वेक्टर, अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है तो हर इलेक्ट्रॉन को अपना अलग अलग इफेक्ट आएगा। तो रिजल्टेंट जो पाथ होगा बच्चों उसको हम लोग वेक्टर एडिशन लॉ से फाइंड आउट करके हम जब फाइंड आउट करते हैं उसको तो रिजल्टेंट जो पाथ आता है वो हमें कैसा मिलता है बच्चों, कर्व की फॉर्म में मिलता है। इसका मतलब इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो हमेशा आपको ध्यान रखना है कैसा होता है बच्चों, कर्व पाथ होता है, ठीक है।
तो ये हमने सीखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसके बाद में हम लोग प्रूव करने वाले हैं ओम्स लॉ को, V = IR। अभी तक आपने ओम्स लॉ पढ़ा है V = IR, लेकिन उसको आज तक आपने प्रूव नहीं किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग प्रूव करने वाले हैं ओम्स लॉ को। ओके।